नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह से सेठ गोविंददास जी का यात्रा वृत्तांत, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। यात्रा वृत्तांत शुरू करने से पूर्व आइए हम लेखक परिचय जानते हैं। सेठ गोविंददास जी, जिनका जीवन काल 1896 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक रहा, भारत के स्वतंत्रता सेनानी और हिंदी के साहित्यकार थे। उन्हें शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में सन 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रबल समर्थन किया। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य साधक, कला मर्मज्ञ, आदर्श राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार एवं एकांकीकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी नाट्य रचनाएं प्रकाश, कर्तव्य एवं नवरस। एकांकी इनकी सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत तथा चतुष्पथ इनकी एकांकी रचनाएं हैं। उपन्यास लेखन है इनका चंपावती, कृष्णलता, सोमलता आदि। आइए बात करते हैं हम इस पाठ के विषय में। प्रस्तुत यात्रावृत्त में चित्तौड़गढ़ की वीरभूमि, मोक्ष प्रदायिनी अवंतिका, जिसे उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है, अवंतिका नगरी के साथ अजंता, एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं की यात्रा का वर्णन है। इसमें वहाँ के अपूर्व सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को अत्यंत रोचक ढंग से उभारा गया है। संपूर्ण यात्रा वृत्तांत में रोचकता, प्रवाहमयता व तथ्यपरकता दर्शनीय है। कहने का आशय ये है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत कवि ने प्रवाहमयता के साथ रोचक तरीके से तथ्यों के साथ वर्णन किया है, यानी कि ऐतिहासिक स्थलों का तथ्यों के साथ रुचिप्रद वर्णन किया है लेखक ने। भारतीय सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के प्रति लेखक का अपनत्व प्रेरणास्पद है, यानी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए शुरू करते हैं यात्रा वृत्तांत। सबसे पहले गौरवमयी भूमि चित्तौड़गढ़ के विषय में देखें क्या लिखते हैं लेखक, किस प्रकार से हमारे गौरवमयी धरती चित्तौड़गढ़ के गौरवमय इतिहास का वर्णन करते हुए लेखक क्या कहते हैं। चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप हम एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे और भोजन इत्यादि से निवृत्त हो कोई 1 बजे दिन को ही तांगों पर गढ़ की ओर रवाना हुए। गढ़ यानी किला, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की ओर रवाना हुए। उस समय वहाँ मोटरें इत्यादि नहीं मिलती थी, गाड़ियाँ वगैरह नहीं मिलती थी, तो इसलिए किसके माध्यम से गए, तांगे के माध्यम से। चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित हो उठा। देखो यहाँ प्रश्न बनता है, आप अंडरलाइन करें। चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित हो उठा। क्यों ऐसा? क्योंकि चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं। लेखक ने चित्तौड़गढ़ के विषय में बहुत कुछ सुना है। उन्होंने वहाँ जाने से पूर्व कर्नल जेम्स टॉड का राजस्थान इतिहास पढ़ा और पढ़े थे हिंदी में 2 उपन्यास। एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, जिसमें राजपूत जीवन संध्या में क्या था, हल्दी घाटी के रोमांचकारी रण का वर्णन था, और दूसरा था वीर जयमल, जिसमें जयमल के त्याग और बलिदान और उसकी वीरता का बहुत सुंदर वर्णन किया गया था। तो ये सब जानकारी लेखक के पास पूर्व में थी। चित्तौड़गढ़ जाने से पूर्व चित्तौड़गढ़ के गौरवमय इतिहास के विषय में लेखक काफ़ी कुछ जानते थे, इसलिए वहाँ जाने से पूर्व उनका हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित हो उठा, यानी कि प्रसन्न हो गया उनका मन। अब देखो प्रश्न ये भी बनता है कि चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित हो उठा। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए लेखक का मन उल्लसित क्यों हो उठा। और देखो आगे भी प्रश्न बनता है कि चित्तौड़गढ़ जाने से पूर्व लेखक ने कौन से 2 उपन्यास पढ़े थे या कौन सी 2 रचनाएं पढ़ी थी। तो एक तो कर्नल जेम्स टॉड का इतिहास पढ़ा था, राजस्थान का इतिहास, और 2 उपन्यास पढ़े थे, राजपूत जीवन संध्या और वीर जयमल। यही महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप
वीर जयमल और उन्हीं के सदृश यानी कि उन्हीं के समान अगणित सरदारों और सैनिकों ने केवल जीतते हुए नहीं पर हारते हुए संग्रामों को भी ऐसी बहादुरी से लड़ा था जैसे संग्राम संसार के किसी देश में कभी लड़े क्या सुने तक नहीं गए। देखो कितनी सुंदर बात कही है लेखक ने, कितना सुंदर वर्णन किया है चित्तौड़गढ़ के गौरवमयी इतिहास का, वहाँ के वीर सैनिकों के बहादुरी पूर्वक लड़े गए संग्रामों के विषय में। क्या कहते हैं लेखक कि यहाँ पर केवल जीतने वाले युद्धों को तो वीरतापूर्वक लड़ते ही थे, किंतु हारने वाले युद्ध भी इतिहास में प्रेरणा का स्रोत बन कर के रहे। इस आशय से हारने वाले युद्धों को भी बड़ी बहादुरी से लड़ा गया था, इस प्रकार से लड़ा गया था, इस साहस और वीरता से लड़ा गया था। तो ऐसे युद्ध संसार के किसी भी देश में लड़ने तो दूर सुने तक नहीं गए होंगे। यानी जीतने वाले युद्धों को तो वीरतापूर्वक लड़ा ही गया था राजस्थान की इस चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि पर, किंतु हारते हुए युद्धों को भी बड़े साहस और वीरतापूर्वक लड़ा गया था। केसरिया बाना पहन पहन कर यही वीरों ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ मान हंसते हंसते अपना बलिदान देकर वीर के साथ ही हुतात्मा पद को प्राप्त किया था। देखो हुतात्मा का आशय होता है पवित्र आत्मा, यानी कि यज्ञ की वेदी में जो हवन करने की जो सामग्री होती है, उसी प्रकार युद्ध भूमि रूपी वेदी में बलिदान होने वाली आत्मा जो है उसे हुतात्मा का पद प्राप्त होता है। और यहाँ उन्हीं वीर बलिदानी सैनिकों की बात हो रही है जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान देकर के हुतात्मा पद को प्राप्त किया था। साध्वी वीर माताओं, वीर भगिनियों, वीर पत्नियों, वीर पुत्रियों की संख्या 2, 4, 10, 100, 200, 400 ना होकर हजारों थी, हजारों। यानी कि मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाली साध्वी वीर माताएं, वीर बहनें, पत्नियां, पुत्रियां, इन सब की संख्या 2, 4, 10, 100 यानी कि गिनी चुनी संख्या ना होकर अनगिनत संख्या थी। हजारों की संख्या में यहाँ के न केवल पुरुष बल्कि माताएं और बहनें भी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरता और साहस का परिचय देती है। यहीं भामाशाह के सदृश त्यागी वैश्य भी हुए थे जो मेवाड़ के वीर थे। भामाशाह का नाम आप सबने सुना होगा। महाराणा प्रताप के जब आर्थिक स्थिति जब बहुत ज़्यादा संकट में थी, उनके पास धन आदि सब कुछ खत्म हो गया था, खजाना रिक्त हो गया था, तब अपनी सेना जुटाने के लिए महाराणा प्रताप को धन की आवश्यकता पड़ी। तो भामाशाह जो एक बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने अपना सारा धन जो भी था उनके पास वो महाराणा प्रताप को समर्पित करके और एक बहुत बड़े दानवीर की भूमिका निभाई। तो यही भामाशाह के सदृश त्यागी वैश्य भी हुए थे जो मेवाड़ के महावीर थे। साथ ही महान हुतात्मा सूर्यवंशी सिसोदिया क्षत्रिय नर नारियों ने जहाँ संसार के इतिहास की अभूतपूर्व और अद्वितीय शौर्य और जौहर की अमर गाथाएं गढ़ी थी, वहीं आज हम जा रहे थे। यानी कि ऐसी वीर भूमि पर जहाँ के वीरों ने न केवल जीतने वाले युद्धों को बल्कि हारने वाले युद्धों को भी इस बहादुरी और साहस और वीरता के साथ लड़ा था कि ऐसे युद्ध संसार के किसी देश में लड़ना तो दूर सुने तक नहीं गए होंगे। ऐसी वीर भूमि जहाँ भामाशाह जैसे महान वैश्य दानी हुए और ऐसी धरती जहाँ पर न केवल पुरुष बल्कि वहाँ की माताएं और बहनें भी मातृभूमि की रक्षा के लिए पीछे नहीं रही थी। तो उसी वीर भूमि पर आज हम जा रहे थे। चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर है। जैसे तैसे तांगा इस पहाड़ी पर चढ़ता जाता था, मेरी आतुरता वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए बढ़ जाती थी। जैसे जैसे तांगा आगे बढ़ रहा था पहाड़ी पर, लेखक की आतुरता, उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। आखिर हम चित्तौड़गढ़ में पहुँचे। गढ़ की दीवारें और उनके बुर्ज खंडित हो गए थे। उसकी किले की दीवारें और जो बुर्ज बने हुए थे वो यानी कि ऊपरी हिस्से जो हैं सब खंडित हो गए थे। करीब करीब सारी इमारतें जमींदोज यानी कि नष्ट हो गई थी, ज़मीन से मिल गई थी, यानी कि टूट बिखर चुकी थी। उन खंडहरों के बीच खड़े हैं 2 स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ।
कीर्ति स्तंभ पुराना और जर्जर है, परंतु विजय स्तंभ उसके बाद का, साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक। इस 7 खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर मुझे भारी हर्ष हुआ। कला और सौंदर्य की दृष्टि से भी यह विजय स्तंभ अपूर्व है। फिर उसी महान वीरता का इतिहास इस विजय स्तंभ के साथ है, यानी कि विजय स्तंभ के साथ वीरता का इतिहास कैसे है। विजय स्तंभ उसके बाद का और वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। महान वीरता का इतिहास विजय स्तंभ के साथ है। वो कैसे, देखें, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? मालवा और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में महमूद खिलजी के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा था महाराणा कुंभा ने, उनके सामने महमूद खिलजी के खिलाफ जब युद्ध जीते थे, मालवा और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कीर्ति स्तंभ का, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसीलिए कहा गया है कि उस महान वीरता का इतिहास इस विजय स्तंभ के साथ जुड़ा है। यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया है, तथापि मुझे तो इसका एक एक पत्थर, इसकी धूलि का एक एक कण भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न ध्वनियों में, भिन्न भिन्न रागों द्वारा वीर गाथाएं गाते जान पड़े। यानी कि मानो चित्तौड़ भूमि की धरती का एक एक कण वहाँ की वीरता के गीत गाता हुआ लेखक को नज़र आता है। मानो वहाँ की धूलि का एक एक कण अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ध्वनियों में, अलग अलग रागों से, अलग अलग तरीके से मानो वहाँ की वीरता का बखान कर रहा हो। इन पत्थरों पर मुझे उस काल की पढ़ी और सुनी हुई एक एक घटना नृत्य करती सी जान पड़ी। देखो, लेखक ने चित्तौड़ भूमि के विषय में जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी चित्रों के माध्यम से देखा है, आज जब लेखक चित्तौड़ भूमि पर खड़े हैं, उस दुर्ग के सामने खड़े हैं, तो वो आज से पहले चित्तौड़ के विषय में जो कुछ भी लेखक ने पढ़ा, सुना, देखा है, वो सारी घटनाएं मानो उनकी आंखों के सामने सजीव होकर के नृत्य करती सी जान पड़ती है। यानी कि वो सारी घटनाएं मानो दृश्य बन करके लेखक की आंखों में उपस्थित हो रही है। यद्यपि वहाँ की देखने लायक चीज़ों को हम लोग थोड़ी ही देर में देख चुके, परंतु मैं तो संध्या पूर्व उस स्थल को छोड़ ही न सका। हालांकि वहाँ पे देखने के लिए बहुत कम वस्तुएं थी, जिन्हें देखने वाले एक नज़र में थोड़ी ही देर में देख सकते हैं। लेकिन लेखक की क्या स्थिति है, देखो, लेखक शाम होने से पहले उस जगह को छोड़ ही न सके। उनकी स्थिति क्या हो गई थी, देखें आप, इधर से उधर और उधर से इधर न जाने कितने बार आवारा सा, भूला सा घूमता फिरता रहा। एक एक जगह को न जाने कितनी बार देखा। मेरी ऐसी दशा अब तक की यात्रा में कभी न हुई थी और न इसके बाद ही हुई। मेरे साथियों को मेरी मुद्रा और दशा पर कुछ आश्चर्य भी हुआ, यानी कि इससे पहले लेखक ने किसी भी यात्रा में ऐसा अनुभव नहीं किया था। कुछ लोग हंसे भी थे कि देखो, यहाँ देखने जैसा कुछ है भी नहीं, फिर भी इस जगह को नहीं छोड़ पा रहा है। ये कितनी देर से कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, एक एक जगह को कई कई बार उसने देखा है। कुछ ने कुछ मजाक भी उड़ाया, परंतु मैं तो अपने आप में नहीं था। अपने आप में नहीं थे तो कहाँ थे लेखक? लेखक तो चित्तौड़ के इतिहास में खोए हुए थे, चित्तौड़ के इतिहास में लीन थे। क्योंकि अब तक लेखक ने चित्तौड़ के विषय में जितना कुछ भी पढ़ा, सुना, देखा है चित्रों के माध्यम से, वो सब कुछ, सारे दृश्य जीवंत हो रहे हैं लेखक की आंखों के सामने। तो वे वर्तमान में तो है ही नहीं, वे तो इतिहास में चले गए हैं। वे तो चित्तौड़ के इतिहास को देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उनके साथी किस प्रकार की टिप्पणियाँ उन पर कर रहे हैं। जब अंधेरा होने लगा तब साथियों ने जोर देकर वहाँ से चलने को कहा। चलने के पूर्व इस स्थान की धूली लेकर बार बार मैंने अपने मस्तक पर लगाई, और जिस प्रकार बड़े बड़े उत्सवों पर मैं मंदिर में भगवान को साष्टांग यानी कि शरीर के समस्त अंगों सहित, यानी 8 अंग सहित दंडवत प्रणाम करता था मंदिर में जाकर के, उसी प्रकार का प्रणाम मैंने उस पवित्रतम विजय स्तंभ को किया, यानी कि साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लेखक ने विजय स्तंभ को इतने श्रद्धा से भर गए थे उस विजय स्तंभ के प्रति। प्रणाम के उपरांत मैंने हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों की अपूर्ण कृतियों का यह विजय स्तंभ प्रतीक है, उनकी कृतियों में जो शौर्य, जो त्याग, जो कष्ट सहिष्णुता थी, मुझे भी उसका परमाणु अंश बराबर तो
प्राप्त हो, यानी कि यहाँ के वीरों में, यहाँ की रचनाओं में, जो उनकी कृतियों में, यानी कि उन्होंने जो जो कार्य किए हैं उन कार्यों को देख करके उनके जो शौर्य, त्याग, वीरता आदि का, कष्ट सहिष्णुता आदि जो उनके भीतर जो भी श्रेष्ठ गुण हैं, लेखक चाहते हैं कि उनमें उनका परमाणु अंश बराबर लेखक को प्राप्त हो। यानी कि चित्तौड़गढ़ के वीरों के शौर्य, त्याग और कष्ट सहिष्णुता वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत अंश उनमें भी उत्पन्न हो। जीवन में अनेक जोखिमों के अवसरों पर मुझे ये विजय स्तंभ याद आया है और इस स्मरण ने मुझे नव साहस और नवीन स्फूर्ति प्रदान की है। यानी कि देखो, कहने का तात्पर्य क्या है लेखक का, कि यहाँ से जाने के बाद आज तक लेखक के जीवन में अनेकों परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, जोखिम के अवसर आए हैं और ऐसे ऐसे अवसर पर लेखक को विजय स्तंभ याद आया है और विजय स्तंभ के स्मरण ने लेखक के भीतर उन परिस्थितियों और हालातों से लड़ने के लिए नया साहस और नई स्फूर्ति उन्हें प्रदान की है। कहने का आशय ये है कि विजय स्तंभ उनकी प्रेरणा का स्रोत बन गया। तो आइए बात करते हैं अब हम प्रश्नों की। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। प्रश्न की बात करते हैं हम। लेखक ने चित्तौड़गढ़ की धूलि को बार बार मस्तक से क्यों लगाया? तो चित्तौड़गढ़ की भूमि वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। इस भूमि के कण कण में बलिदानियों की वीरता की कहानी छिपी पड़ी है। यह भूमि वीरांगनाओं के जौहर की कहानी सुना रही है। लेखक इतना भावुक हो गया है कि उसने उस स्थान की भूमि को बार बार मस्तक से लगाया। फिर देखें, चित्तौड़ के वीर पुरुषों और नारियों ने अपने शौर्य और बलिदान से चित्तौड़ का मान कैसे बढ़ाया? तो देखो, यहाँ महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर जयमल और उन्हीं के समान अनगिनत सरदारों और सैनिकों ने युद्धों में अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाया और नारियों ने भी अपने सम्मान की रक्षा के लिए यहाँ रण में पराक्रम और जौहर द्वारा आत्म बलिदान से चित्तौड़ का मान बढ़ाया। फिर देखिए, प्रश्न है, चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचकर लेखक ने क्या देखा? तो लेखक ने देखा कि गढ़ की दीवारें और बुर्ज क्या हो गए हैं? खंडित हो गए हैं। उन खंडहरों के बीच कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ खड़े हैं। कीर्ति स्तंभ क्या है? पुराना और जर्जर है और विजय स्तंभ कला और सौंदर्य की दृष्टि से अपूर्व है। वहाँ का एक एक कण मानव वीरता की गाथा गा रहा है। चित्तौड़गढ़ की दशा को देखकर लेखक के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यद्यपि चित्तौड़गढ़ के लगभग सभी भवन खंडहर बन चुके थे, जमींदोज हो गए थे, फिर भी लेखक को लगा कि उन खंडहरों में चित्तौड़ के वीरों की गौरव गाथाएं गूंज रही है। वह पागलों की भांति एक एक जगह को बार बार देखता रहा। उसने विजय स्तंभ को धरती पर लेटकर प्रणाम किया। बिल्कुल देखें, एक एक जगह को न जाने कितनी कितनी बार देखा, इधर से उधर, उधर से इधर, न जाने कितने बार आवारा सा, भूला सा घूमता रहा। फिर देखें, विजय स्तंभ ने लेखक के मन पर क्या प्रभाव छोड़ा? तो लेखक ने विजय स्तंभ को लेटकर प्रणाम किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों के अपूर्व कार्यों की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था, विजय स्तंभ संकट के क्षणों में उसे साहस और स्फूर्ति देता रहा। देखिए, मैंने एक प्रश्न की बात की थी पाठ शुरू होते ही। चित्तौड़गढ़ जाते जाते लेखक का हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित क्यों हो उठा? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये प्रश्न मैंने बोला था आपको कि आया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 के पेपर में ये प्रश्न आया है। तो चित्तौड़गढ़ जाते समय लेखक का मन उल्लास से भरा हुआ था। लेखक ने टॉड द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास, राजपूत जीवन संध्या और वीर जयमल पुस्तकें पढ़ी थी। इन पुस्तकों से लेखक को राजपूत वीरों की यशस्वी गाथाएं ज्ञात हुई। इसके साथ ही नारियों का जौहर के रूप में आत्म बलिदान और जैसे देशभक्त दानियों के बारे में भी पढ़ा था। इस कारण वह चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि को देखने को आतुर हो रहा था। तो देखिए,
प्रश्न ये जो आपको बताए हैं, ये सारे प्रश्न आपको आज की वीडियो से अपनी कॉपी में करने हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।